नमस्कार प्यारे दोस्तों। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पिंडेल सर का जो सुपर टेस्ट हुआ था 19 वाला, उसका बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग का पूरा सॉल्यूशन देखने वाले हैं। ठीक है ना। तो आइए शुरू करते हैं। सर ने भी सॉल्यूशन करवाया था, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को हम डिटेल में देखने वाले हैं। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, ठीक है, वो हम सब इसमें करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों। तो LPCVT2 के लिए बहुत ही एग्जाम है, बहुत ही क्वेश्चन, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। ठीक है ना। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सभी साइज की ड्राइंग शीट पर ड्राइंग की डिटेल परिवर्धन तथा ड्राइंग की स्थिति को दर्शाने के लिए ड्राइंग शीट पर प्रदान की गई विशेषता कहलाती है। दोस्तों क्या कहलाती है? तो उसको कहते हैं क्या? ग्रिड संदर्भ कहते हैं, ग्रिड संदर्भ कहते हैं। ठीक है ना। यहाँ पर आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर ये ड्राइंग शीट को बनाया गया है। ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर होगा ग्रिड संदर्भ। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कंपास में लेड के स्थान पर किसका उपयोग किया जाता है? कंपास में लेड के स्थान पर किसका उपयोग किया जाता है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। इंक पॉइंटर का इस्तेमाल किया जाता है। इंक पॉइंट जो है परमानेंट होता है। ठीक है ना। इंक पॉइंट परमानेंट होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों। ठीक ना। लेड के स्थान पर किसका प्रयोग किया जाता है? इंक पॉइंट का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 है कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में किस प्रकार की ड्राइंग शीट प्रयोग में लाई जाती है? ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए ड्राइंग शीट दो प्रकार का होता है, एक हैंडमेड पेपर वाला होता है, एक मिल मेड पेपर होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हम प्रयोग करते हैं, मिल मेड पेपर का हम प्रयोग करते हैं। ठीक है। इसमें जो क्या होता है दोस्तों, जो मोटाई होती है वो एक समान होती है। ठीक है ना। कहीं भी मतलब जो है एकदम बराबर होगा, मोटाई एक समान होगा। ठीक है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इस वीडियो में हम 50 क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स। तो एक एक पॉइंट को मैं क्लियर करता हुआ चलूँगा। ठीक है। जो अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा आरएफ घटता पैमाना रेखाचित्र को दर्शाता है? ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए घटता पैमाना दोस्तों, इसको मैं याद करने का आपको ट्रिक बता दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि घटता पैमाना पूछ रहा है ना। देखिए ऑप्शन दिया है 1 1 1 5 20 1 4 3। ठीक है फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हैं। देखिए अब इसको अगर इसको पहचानने का तरीका है कि आप जो है भाग दे दीजिए। एक में 1 से भाग देंगे 1 ही आएगा। दूसरा वाला ऑप्शन है 1 5, तो 1 में 5 से भाग देंगे दोस्तों तो आएगा 0.2। तो ये इसका मान जो है 1 से कम आया है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। घटता पैमाना में दोस्तों जो मान आता है वो 1 से कम आता है। बाकी सब देखिए 20/1 है तो 20 रहेगा, ये 4/3 है तो 1 दशमलव जो है फ्रेंड्स 3 आएगा। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी वाला। ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पर देखिए आरएफ जो अगर 1 से कम है, आरएफ 1 से कम है तो इसको हम कहते हैं क्या? इसको हम कहते हैं घटता पैमाना। ठीक है। और कहते हैं कि अगर 1 के बराबर है तो इसको फुल स्केल कहते हैं, और अगर 1 से अधिक है तो इसको इनलार्जिंग स्केल कहते हैं। ठीक है ना। और दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आरएफ होता है, आरएफ का फार्मूला होता है कि प्रदर्शित मान बटा वास्तविक मान। वास्तविक मान याद रखिएगा हमेशा नीचे होता है। ठीक है ना। आइए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। लकड़ी को प्रदर्शित करने की रूढ़ी है, यानी कि किससे जो है लकड़ी को प्रदर्शित किया जाता है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट है। ठीक है ना। बी वाला जो है ये लकड़ी को प्रदर्शित किया गया है। जो पहला वाला है वो कांच को किया गया है, और जो सी वाला है वो धातु को, मेटल को, और जो डी वाला है वो लिक्विड को। ठीक है ना। डीजल पेट्रोल जो भी हुआ, पानी हुआ, ठीक है, सब कुछ को जो है हम इंजीनियरिंग ड्राइंग में ऐसे प्रदर्शित करते हैं दोस्तों। इसका मैंने जो है एक वीडियो बनाया था अलग से, उसको देख लीजिएगा। ठीक है ना। ये पूरा आपका क्लियर हो जाएगा। मतलब 5 मिनट का वीडियो होगा, उसमें मैंने सारे आपको जो है किसी से जो है किसको प्रदर्शित करते हैं वो मैंने आपको बता दिया था उसमें। ठीक है ना। उसको देख लीजिएगा जरूर। ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि यह एक प्रकार की सेंटर लाइन है जिसके पहले व आखिरी लंबे डैश मोटे रखे जाते हैं। तो कौन सी होती है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी कटिंग प्लेन लाइन। कटिंग प्लेन लाइन में दोस्तों क्या होता है, जो पहला और आखिरी होता है वो लंबा डैश जो है वो मोटा रखा जाता है। ठीक है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर लाइन बनाया गया है। ठीक है ना। तो जो पहला और लास्ट वाला है वो मोटा रखा गया है। ठीक है ना। और जो इसकी मोटाई है 0.3 mm होती है, लेकिन जो बीच में होता है उसको 0.2 mm होता है। ठीक है ना। इसको एच प्रकार की लाइन बोलते हैं। ठीक है ना। कटिंग प्लेन लाइन को एच प्रकार की लाइन बोला जाता है। ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। क्या कह रहा है कि एक सैद्धांतिक सटीक सतह धुरी या बिंदु स्थान है जिसे जीडी और टी या आयामी सहनशीलता के संदर्भ में जो है संदर्भित किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। तो इसको हम क्या कहते हैं? डेटम कहते हैं। क्या कहते हैं? डेटम कहते हैं। ठीक है ना। तो डेटा में क्या है फ्रेंड्स? एक सैद्धांतिक सटीक सतह या धुरी या वह बिंदु स्थान है जिसे जीडी और टी या आयामी सहनशीलता के संदर्भ में संदर्भित किया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि अभियांत्रिक रेखाचित्र में कई प्रकार के अक्षर के प्रकार होते हैं। अक्षर ABCDEFGH के प्रकार का नाम बताइए। इसको हम कहते हैं दोस्तों, जिस प्रकार से लिखा गया है उसको हम कहते हैं गोथिक कहते हैं। गोथिक। ठीक है ना। इस गोथिक में क्या होता है? मोटाई एक समान होता है। रोमन में क्या होता है? रोमन में मोटाई कम व ज़्यादा होता है। ठीक है ना। और इटैलिक में, इटैलिक दोस्तों क्या होता है? इटैलिक जो है देखिए 75 डिग्री के
कोण पर झुका होता है वो भी किधर से, वो हॉरिजेंटल से 75 डिग्री पर झुका होता है और वर्टिकल से 15 डिग्री के अंश पर झुका होता है, याद रखिएगा। और दोस्तों ये टेक्स्ट वाला है, ये पुरानी लिपि होती है, ये रोमन में लिखी जाती है जो टेक्स्ट है दोस्तों। इसको जो इंजीनियरिंग ड्राइंग में हम इस्तेमाल नहीं करते हैं, यूज में नहीं लाते हैं टेक्स्ट वाला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। निम्न में से किस विकल्प में लीडर रेखा का गलत प्रदर्शन किया गया है। तो दोस्तों देखिए, जो गलत रेखा का प्रदर्शन किया गया तो ऑप्शन नंबर ए वाले में ही गलत का प्रदर्शन किया गया है। इसमें देखिए वस्तु के बीच अंदर से घुसा दिया है पूरा लीडर रेखा, ठीक है ना। और ये वाला देखिए वस्तु के ऊपर से ऐसे ऐसे वाला ये सब ये सही है, ठीक है ना। डी वाला भी देखिए दोस्तों सही है, देखिए ऐसे भी किया गया है, ठीक है ना। केवल जो पहला वाला जो है वो गलत है, लीडर रेखा का प्रदर्शन ऐसे नहीं करते हैं, ठीक है ना। और दोस्तों जो इम्पोर्टेंट है वो सब आपको मैं बता दूंगा। देखिए दोस्तों, देखिए लीडर रेखा का जो है यही वाला सिंबल होता है, ऐसा ही, ठीक है ना। और ऊपर जो फाई 10 लिखा है, इसका मतलब जो व्यास है ना वो 10 mm है, ठीक है ना। व्यास क्या है, वो 10 mm है, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे हम। किसी बहुभुज के अंतःकोणों का योग 360 डिग्री है तो वह आकृति कौन सी होगी। तो दोस्तों देखिए, आयत भी हो सकता है, समानांतर चतुर्भुज भी हो सकता है, वर्ग भी हो सकता है, ठीक है ना। किसी बहुभुज के अंतःकोण का योग 360 डिग्री है तो आकृति आयत, समानांतर चतुर्भुज, वर्ग भी हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी हो सकता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, दिए गए चित्र में वर्गाकार पिरामिड को पहचानिए। तो दोस्तों वर्गाकार, जिसका जो बेस है दोस्तों, जिसका बेस जो है वो वर्ग के आकार का होता है, उसी को हम कहते हैं वर्गाकार पिरामिड कहते हैं, ठीक है ना। और बाकी देखिए पहला वाला जो है वो त्रिभुजाकार है, ठीक है। तो इसको हम त्रिभुजाकार पिरामिड बोलेंगे। और ये पंचभुजाकार है, तो पहला पंचभुज, ये देखिए ये षटभुजाकार है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी वर्गाकार इसका बेस है, इसलिए जिसको हम वर्गाकार पिरामिड बोलेंगे, ठीक है। तो उसके बेस पर डिपेंड करता है कि उसको हम क्या बोलेंगे। अगला प्रश्न है कि सममितीय दृश्य किस प्रकार का दृश्य है दोस्तों। तो सममितीय जो दृश्य है वो किस प्रकार का है दोस्तों, तो ऑप्शन करेक्ट है बी वाला, 3D दृश्य, 3D व्यू, ठीक है। इसमें लंबाई होता है, चौड़ाई होता है और ऊंचाई होता है, ठीक है। और जो पहला है 2D व्यू, इसमें ये जो लंब कोणीय प्रक्षेप का उदाहरण है, ठीक है ना। लंब कोणीय प्रक्षेप में आता है 2D व्यू, 2D यानी कि 2 डायमेंशनल, 3D यानी कि 3 डायमेंशनल, जिसमें 3 डायमेंशन हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि एचपी में स्थित एक बिंदु जिसका शीर्ष अवलोकन संदर्भ रेखा के ऊपर हो तो उसके अग्र अवलोकन की स्थिति कहाँ पर होगी। तो ऑप्शन नंबर बी संदर्भ रेखा पर होगी, ऑन द रेफरेंस लाइन, ठीक है। ये रेफरेंस लाइन है, इसी के ऊपर जो है वो बनेगा, ठीक है ना। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, दी गई किसी भी वस्तु के ऑक्सिलरी व्यू की अधिकतम संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों ऑक्सिलरी व्यू में की जो संख्या है वो अनंत हो सकती है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है कि टॉप, फ्रंट व बॉटम व्यू निम्न में से किस रूप में संरेखित होते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेज आर द टॉप, फ्रंट एंड बॉटम व्यूज अलाइन। तो ऑप्शन नंबर बी ऊर्ध्वाधर रूप से, वर्टिकली, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एकदम वर्टिकली जो है वो ऐसे होते हैं, सबसे ऊपर बॉटम, फ्रंट, नीचे टॉप व्यू, ठीक है। तो संरेखित होते हैं, ऊर्ध्वाधर रूप से होते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है कि व्युत्पन्न मात्रक व अन्य मात्रक पर क्या होता है दोस्तों। जो व्युत्पन्न मात्रक है वो अन्य मात्रक पर निर्भर करता है, ठीक है ना। और जो फंडामेंटल यूनिट्स होता है वो दूसरे पर निर्भर नहीं करता है, याद रखिएगा, केवल ये सही है, निर्भर करता है, व्युत्पन्न मात्रक अन्य मात्रक पर निर्भर करता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि 1 गीगा किसके बराबर होता है। 1 गीगा दोस्तों होता है 10⁻9 के बराबर होता है। अगर वही -9 होता है तो उसको हम नैनो कहते हैं। 10 के पास जो ऑप्शन बी लिखा है 10⁻6, इसको हम कहते हैं मेगा। 10⁻9 नैनो और 10⁻6 को कहते हैं माइक्रो। और इधर देखिए 10⁻12 को कहते हैं टेरा, 10⁻15 को कहते हैं पेटा, 10⁻18 को कहते हैं एक्सा, कहते हैं एक्सा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, घनत्व की इकाई है दोस्तों। घनत्व की इकाई क्या होती है, तो किलोग्राम प्रति घन मीटर होता है। ऑप्शन सी वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। और दोस्तों जो सापेक्षिक घनत्व होता है ना, रिलेटिव डेंसिटी, वो विमाहीन राशि होता है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं, याद रखिएगा, 1 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर बराबर होता है 1000 किलोग्राम प्रति घन मीटर, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। एक वस्तु का वायु में भार 100 ग्राम है, जल में भार 50 ग्राम और तेल में भार 40 ग्राम है, तो तेल का विशिष्ट गुरुत्व कितना होगा। तो दोस्तों कैसे निकालते हैं, तो फार्मूला है तेल का घनत्व बराबर तेल में वस्तु के भार में कमी बटा जल में वस्तु के भार में कमी, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, 100 - 40 बटा 100 - 50 कर देंगे तो आएगा 60 बटा 50 बराबर आएगा 1.2 आएगा, ठीक है। ऊपर तेल में वस्तु के भार में कमी, तो तेल में वजन दिया था 40 ग्राम, तो 100 में से 40 घटा देंगे ऊपर, और नीचे जो है 100 में से 50 ग्राम घटाएंगे, देखिए नीचे तो आ जाएगा 60 बटा 50 1.2 आ जाएगा, ठीक है।
अगला प्रश्न है कि किसी वस्तु पर दबाव बढ़ाने से वस्तु का आयतन क्या होगा और फिर उसका घनत्व क्या होगा। तो किसी वस्तु पर हम दबाव बढ़ाएंगे तो वस्तु का जो आयतन होगा वो घटेगा और लेकिन उसका जो घनत्व होगा वो बढ़ेगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, घटता है पहले फिर बढ़ता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, कह रहा है कि चांदी का घनत्व 11.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। यदि वह 720 घन सेंटीमीटर स्थान घेरती है तो इसका द्रव्यमान क्या होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देख सकते हैं कैसे निकालेंगे इसको। देखिए फार्मूला होता है द्रव्यमान बराबर घनत्व गुणे आयतन। तो पहले उसका हम द्रव्यमान बराबर द्रव्यमान निकालना है तो द्रव्यमान बराबर हो जाएगा 11.5, इसका मान दिया था घनत्व का मान, और वॉल्यूम 720 घन सेंटीमीटर दिया है तो रख देंगे तो आ जाएगा 8280 ग्राम। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। निम्न में से कौन सा गति का नियम या समीकरण स्थिति और समय के बीच संबंध को बताता है। तो दोस्तों स्थिति और समय के बीच जो है वो गति का दूसरा नियम बताता है। ठीक है, जो पहला नियम है वो स्थिति और वेग को बताता है और जो पहला नियम है वो वेग और समय को बताता है। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी क्षण एक कण का वेग 20 मीटर प्रति सेकंड है, 4 सेकंड बाद जो है कण का वेग 60 मीटर प्रति सेकंड है, तो कण का वेग ज्ञात करिए। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल है, 60 में से घटाइए 20 को आएगा 40, 40 में भाग लगाइए 4 से तो कितना आएगा 10, तो 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर जो है इसका त्वरण आ जाएगा। ठीक है, पिछले वीडियो में आपको बताया था कि त्वरण किसे कहते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल भाषा में देखिए, किसी वस्तु को यच मीटर से गिराने पर t सेकेंड समय लगता है, उसी वस्तु को 49 यच मीटर से यानी कि 49 गुना हाइट से गिराएंगे तो कितना समय लगेगा दोस्तों। ठीक है ना, तो देखिए फ्रेंड्स जो दूरी और जो समय में जो संबंध होता है ना तो यही होता है। देखिए बस यच प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, यानी कि जो दूरी है हाइट है वो समय के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है ना, तो अगर दूरी को 49 गुना कर देंगे तो जो समय होगा वो 49 का अंडर रूट यानी कि अंडर रूट 49 यानी कि 7t हो जाएगा, 7 गुना हो जाएगा। ठीक है ना, 7t लगेगा। अगला प्रश्न है, यदि किसी पिंड की गतिज ऊर्जा 32 जूल है तथा द्रव्यमान 1 किलोग्राम है तो उस पिंड का संवेग ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल दोस्तों, संवेग का फार्मूला होता है द्रव्यमान गुणे वेग। ठीक है ना, संवेग बराबर नहीं देखिए इसमें गतिज ऊर्जा, तो गतिज ऊर्जा और संवेग में क्या जो रिलेशन होता है तो फ्रेंड्स होता है क्या p²/2m होता है। ठीक है ना, गतिज ऊर्जा बराबर यहाँ पर देखिए फार्मूला भी लिखा गया है, गतिज ऊर्जा बराबर होता है, ये फार्मूला है गतिज ऊर्जा का 1/2 mv², और यहाँ पे जो है काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 p²/m। ठीक है, तो इसी फार्मूला में रखते हैं। देखिए गतिज ऊर्जा का फार्मूला होता है 1/2 p²/m। ठीक है, तो इसमें रख देंगे फ्रेंड्स तो आ जाएगा हमारा क्या √64 आ जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक है ना, बहुत ही सिंपल फार्मूला याद रखिएगा, गतिज ऊर्जा का फार्मूला होता है p²/2m। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 26। बल द्वारा किया गया कार्य होता है तब बल की दिशा व विस्थापन की दिशा समान होती है। तो अगर दोस्तों बल द्वारा किया गया कार्य जो है धनात्मक होता है तब जो है बल की दिशा और विस्थापन की दिशा समान होती है। अगर ऋणात्मक होगा तो दिशा के आगे विपरीत होगी, और शून्य कब होगा जब बल या विस्थापन 0 होगा तब जो है शून्य कार्य होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। ऊंचाई यच पर 120 kg भार वाली किसी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा 12 किलो जूल है तो यच का मान ज्ञात कीजिए। तो बहुत ही सिंपल फार्मूला है दोस्तों, पोटेंशियल एनर्जी बराबर mgs से निकाल देंगे दोस्तों तो यह हाइट का मान आ जाएगा 10 मीटर। बहुत ही सिंपल सा फार्मूला है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से सही कथन है। तो ऑप्शन नंबर सी दोनों कथन सही है। पहला कथन दिया है तांबे की ऊष्मा चालकता सोने से अधिक होती है, और बी वाला है लेड की ऊष्मा चालकता लकड़ी से अधिक होती है। तो दोनों कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे चांदी की जो है चालकता सबसे अधिक होती है, उसके बाद तांबा का, उसके बाद सोना का। ठीक है, और देखिए उसके बाद लेड का, फिर पारा का, फिर बर्फ का, फिर लकड़ी का। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन ऊष्मागतिकी निर्देशांक नहीं है। तो ऑप्शन देखिए दिया है तापमान, दाब, आयतन, प्रतिबल। तो तापमान भी है, दाब भी है, आयतन भी है, लेकिन प्रतिबल नहीं है। ये फार्मूला भी है PV = nRT फार्मूला है, इसमें तापमान है, दाब है, आयतन है, लेकिन प्रतिबल नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है कि कह रहा है कि 75 वाट प्रति मीटर केल्विन की ऊष्मा चालकता वाली स्टील की छड़ की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 0.08 वर्ग मीटर और लंबाई 30 सेंटीमीटर है। यदि छड़ के दोनों सिरों के बीच 150 डिग्री सेल्सियस का तापांतर बनाए रखा जाता है तो छड़ में होने वाले ऊष्मा प्रवाह की दर क्या होगी। दोस्तों ऊष्मा प्रवाह की दर पूछा है, Q का मान पूछा है। Q बराबर होता है
एम सी डेल्टा टी का फार्मूला होता है दोस्तों। और एक यहाँ पर देख सकते हैं कि डी क्यू बाई डी टी होता है तो के ए डेल टी अपान यल होता है, ठीक है ना। तो इस फार्मूला से दोस्तों आप रखेंगे के का मान दिया है 75 गुणे एरिया का मान दिया 0.08 गुणे डेल टी का मान दिया है 150 डिग्री सेल्सियस दिया है दोस्तों, ठीक है ना। और बटा जो लंबाई का मान दिया था 30 सेंटीमीटर, तो 30 सेंटीमीटर को हम मीटर में बदलेंगे 0.3 होगा, ठीक है ना। तो 0.3 को हम लिख देंगे नीचे, ठीक है, और काट के 0 बढ़ा देंगे दोस्तों, ठीक है ना। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर सॉल्व करेंगे दोस्तों तो हमारा आंसर आ जाएगा 3000 आएगा, ऑप्शन नंबर डी वाला आ जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा 3000 जूल प्रति सेकेंड। अगला क्वेश्चन है कि 60 ग्राम एल्युमिनियम धातु की ऊष्मा धारिता क्या होगी जबकि उसकी विशिष्ट ऊष्मा 0.2 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। तो ये भी बहुत सिंपल, इसी फार्मूला से लगा देंगे। उष्मा धारिता का फार्मूला होता है, ठीक है ना, Q अपान डेल टी बराबर होता है यस इंटू यम होता है, ठीक है। तो इसमें रखेंगे दोस्तों 0.2 में जो है 60 से मल्टीप्लाई कर देना है केवल, जो विशिष्ट ऊष्मा दिया है 0.2 इसमें, और जो 60 ग्राम है बस इसमें गुणा कर देंगे दोस्तों, ठीक है ना। तो आ जाएगा 12 कैलोरी प्रति डिग्री सेल्सियस, ठीक है। निम्नलिखित में से किस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा धारिता 2118 जूल प्रति केजी प्रति केल्विन है। तो इसका मान आपको याद रखना पड़ेगा दोस्तों कि केरोसिन का होता है, ठीक है ना, 2118, लोहा का होता है 450, पानी का होता है 4186, पारा का होता है 140, ठीक है। अगला प्रश्न है कि 4 सेकंड में किसी तार से होकर 160 कूलम का आवेश प्रवाहित होता है तो तार में प्रवाहित धारा का मान क्या होता है, क्या होगा दोस्तों। इसका फार्मूला होता है, याद रखिएगा, I बराबर Q अपान टी होता है। आवेश का मान दिया है 160 दिया है, समय का मान दिया है 4 सेकेंड, तो आएगा 40, ठीक है, 40 एम्पियर आएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो है ऑप्शंस में गलत दिया है, ठीक है ना। 40 एम्पियर को आप कह सकते हैं 40,000 मिली एम्पियर भी कह सकते हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो है कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, ठीक है ना। जो ऑप्शन बी था दोस्तों वहीं पर 40 एम्पियर होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर गलत दे दिया है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा 40 एम्पियर जो है इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि सेल व बैटरी विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करते हैं दोस्तों। तो देखिए फ्रेंड्स, दिया है कि भौतिक प्रभाव, प्रकाशीय प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव, इनमें से कोई नहीं दोस्तों। तो इसमें से कोई सही नहीं है, क्योंकि दोस्तों जो सेल और बैटरी होते हैं वो विद्युत धारा के जो है रासायनिक प्रभाव पर कार्य करते हैं, ठीक है ना। ये रासायनिक प्रभाव पर कार्य करते हैं। जो फ्रेंड्स जो बी दिया है प्रकाशीय प्रभाव, इस पर सोलर पैनल इस पर कार्य करते हैं, ठीक है। और चुंबकीय प्रभाव पर जनरेटर, मोटर, ट्रांसफार्मर जो है वो चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि दो मशीनें बराबर कार्य को 10 मिनट और 20 मिनट में कर सकती हैं। यदि पहली मशीन की शक्ति 240 वाट है तो दूसरी मशीन की शक्ति बताइए। दोस्तों देखिए, पहला जो मशीन था वो 10 मिनट तक जो है 10 मिनट में कर सकता था, ठीक है ना, और उसकी जो क्षमता थी, शक्ति थी 240 वाट है। और दूसरा जो है 20 मिनट में कर रहा है, तो दोस्तों टाइम तो ज़्यादा ले रहा है, तो उसका जो क्या होगा, उसका जो शक्ति होगा वो कम होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो फ्रेंड्स 10 पे 10 मिनट है 240 है, ये 20 मिनट है, तो 240 का आधा कर दीजिए दोस्तों, सबसे सिंपल सवाल होगा, ठीक है ना, सबसे सिंपल। तो 120 हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि 10 मिनट ले रहा है तो 240 है, तो 20 मिनट लेगा तो यानी कि देखिए 10 मिनट 240 वाट है, तो 20 मिनट यानी कि डबल हो रहा है, तो इसको हम आधा करेंगे, ठीक है। तो 240 का आधा 120 वाट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित दो कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो पहला कथन कर रहा है कि किरचॉफ का संधि नियम आवेश संरक्षण से प्राप्त होता है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब है। दूसरा कह रहा है किरचॉफ का जो दूसरा नियम है, लूप वाला नियम है, वो ऊर्जा संरक्षण से प्राप्त होता है। तो जी हाँ दोस्तों, दोनों सही है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा सही है, तो ए और बी दोनों सही है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला प्रश्न है, दो तार समान लंबाई के हैं परंतु अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफलों का अनुपात 1:3 है। इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। मोटे तार का प्रतिरोध 10 ओम है, तो इसका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। दोस्तों मोटे तार का जो प्रतिरोध है, ठीक है, वो 10 ओम है, तो पतले तार का जो एक वाला रेशियो का था उसका कितना होगा, ठीक है, उसका निकाल कर हम क्या करेंगे, तुल्य रेजिस्टेंस श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है तो उसको हम मतलब निकालेंगे। तो बहुत ही सिंपल दोस्तों, जो एक वाला है ना उसका जो प्रतिरोध होगा वो 30 ओम होगा, 30 ओम, ठीक है ना, क्योंकि मोटाई बढ़ती है तो रेजिस्टेंस घटता है, ठीक है। तो देखिए 30 ओम होगा वो, और 10 ओम होगा, और 10 ओम दिया है 3 वाले का, ठीक है। मतलब आइए मैं बताता हूँ आपको। देखिए मोटा तार होगा 10 ओम, पतला तार होगा 30 ओम, क्योंकि 3 गुना कम है, 3 गुना कम उसका मोटाई है, ठीक है। तो हम दोनों को सीरीज में जोड़ देंगे दोस्तों, तो 10 और 30 कितना होगा, जोड़ देंगे तो 40 ओम, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न, पदार्थ का वह गुण जो प्रतिरोध के विपरीत गुण प्रदान करता है क्या कहलाता है दोस्तों। तो पदार्थ का जो यानी कि प्रतिरोध का उल्टा होता है चालकता, कंडक्टिविटी कहते हैं उसको, ठीक है ना। अगला प्रश्न है,
द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक कौन से हैं? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, नींबू निचोड़ने की मशीन। दोस्तों द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में क्या होता है, जो भार होता है ना वो बीच में होता है, तो नींबू निचोड़ने की मशीन में जो हम नींबू रखते हैं वो बीच में ही रखते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अब जो खेत जोतने का हल है दोस्तों, इसमें हम प्रयास जो है मतलब एक किनारे पर लगाते हैं, तो ये तीसरे वाला हो जाएगा, ठीक ना। इसमें जो प्रयास होता है वो बीच में होता है, तो खेत जोतने का हल ये तीसरा वाला टाइप में होगा, ठीक है ना, तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में आएगा। अगला क्वेश्चन है, एक सरौता 24 kgf भार हेतु 5 kgf के आयास का उपयोग करता है, तो इसका यांत्रिक लाभ क्या होगा? दोस्तों बहुत ही सिंपल है, ठीक है। आपको करना कि यांत्रिक लाभ पूछा है, तो यांत्रिक लाभ का फार्मूला दोस्तों क्या होता है, उठाया गया भार बटा लगाया गया प्रयास। तो उठाया गया भार के दोस्तों कितना है 24, और ये जो लगाया गया प्रयास कितना है 5, तो 24 बटा 5 कितना हो जाएगा आपका 4.8 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर सॉल्यूशन भी है, देखिए 24 बटा 5 4.8, ठीक है। अगला प्रश्न है कि ऐसे प्रोग्राम जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जिसके विभिन्न भागों का रखरखाव और उनकी मरम्मत करते हैं क्या कहलाते हैं? तो उनको हम कहते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर में एक ऑपरेशन जो डाटाबेस को उसकी पूर्व स्थिति में लौटा देता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं रोल बैक कहते हैं, रोल बैक। अगला प्रश्न है कि सबस्क्रिप्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी कंट्रोल प्लस इक्वल, ठीक है ना, कंट्रोल प्लस इक्वल करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि DBMS का क्या उपयोग है? तो डेटा का प्रबंधन करना व उसके दक्षता पूर्वक उपयोग हेतु संयोजित रखना, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है जलवायु परिवर्तन संबंधी संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन निम्नलिखित में से किसका परिणाम था? तो ऑप्शन नंबर सी पृथ्वी शिखर सम्मेलन अर्थ समिट का परिणाम था, ठीक है। अगला प्रश्न है कि वायुमंडल की सबसे निचली परत को किसके रूप में जाना जाता है? दोस्तों तो देखिए इंग्लिश में दिया है, तो राइट आंसर है ऑप्शन बी ट्रोपोस्फियर कहते हैं उसको, हिंदी में कहते हैं क्षोभ मंडल कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है नागोया प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? दोस्तों तो ऑप्शन ए जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी से संबंधित है नागोया प्रोटोकॉल, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48, निम्न में से कौन सा एक अजैविक घटक है? तो ऑप्शन नंबर डी सूरज की रोशनी। दोस्तों देखिए अजैविक घटक यानी जिसमें जान नहीं होता है, लेकिन जिसमें जान होता है शाकाहारी जीव, मांसाहारी जीव, सर्वाहारी जीव, इन तीनों में जान है तो ये जैविक घटक हो गए, और सूरज की रोशनी में जान नहीं होती है तो इसको हम अजैविक घटक कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है CPR का उद्देश्य क्या है? CPR का उद्देश्य है ऑक्सीजन युक्त रक्त परिसंचरण को बनाए रखना, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है, ठीक है। लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का दोस्तों, OSH अधिनियम के तहत नियोक्ता प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है? तो ऑप्शन ए सुरक्षित कार्यस्थल, यानी कि OSH अधिनियम के तहत नियोक्ता जो है सुरक्षित कार्यस्थल प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है। तो दोस्तों 50 क्वेश्चन हमने इस वीडियो में देख लिया टोटल, वो भी एकदम डिटेल के साथ में। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करेगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करेगा दोस्तों, ठीक है। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए इंड तक, और दोस्तों आपसे मिलेंगे आप अगले वीडियो में, मैं आपको मिलूंगा दोस्तों, ठीक है ना, नए क्वेश्चन के साथ में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।